क्योंकि पहले 3 महीने तो हर तरह से मुश्किल होते हैं। आपको नींद नहीं मिलती, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, आपको रेस्ट नहीं मिलता। Hello beautiful souls, welcome to the Wolf Melodies Akanksha Talk। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी के बाद, बेबी के बाद की जर्नी। हालांकि मैं प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। अगर ये वीडियो सबको पसंद आती है then I will definitely share my pregnancy journey as well। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ मेरे फर्स्ट 6 months एज अ न्यू मॉम कि ये कैसे रहे, मैंने इनके साथ कैसे डील किया और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हर कोई न्यू मॉम को पता होनी चाहिए, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो कुछ खाने का लेकर ज़रूर बैठना और पानी पीते रहना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मैंने उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह सब किया था। हमने जो अल्ट्रासाउंड करवाए थे उसमें सब कुछ नॉर्मल और परफेक्ट आ रहा था, तो बेबी डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। उसका जो डिटेल्स होगा यू कैन कमेंट और मैं आपको डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी कि व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड फॉर माई नॉर्मल डिलीवरी। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि पहले 6 months प्रणय के साथ कैसे रहने। प्रणय के साथ फर्स्ट 6 months मेरे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स और बहुत ज़्यादा मस्ती भरे रहे। व्हेन आई गिव बर्थ टू प्रणय तब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है और ये लाइफ की जर्नी से कैसे होने वाली है, लेकिन मेरे लिए वो मोमेंट में वो बेस्ट मोमेंट था। बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल बेबी और मुझे गर्ल बेबी ही हुई थी, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी उस चीज़ से कि फाइनली व्हाट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ आई गॉट हर एज माई डॉटर। तो उसके बाद हम लोग घर आए, मैंने अपना जापा मेरी मदर के यहाँ पर किया। तो मेरी मदर ने मेरी केयर करी थी फॉर 30 days और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए थे फॉर द नेक्स्ट 10 days, क्योंकि मुझे ना रूटीन में शिफ्ट करने में बहुत इश्यूज आ रहे थे और मतलब मेरे को 30 दिन ना वहाँ पर रहकर मैं थक भी गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर पे आ जाऊँ और अपना एक रूटीन बना लूँ जो मेरे को ज़्यादा सूटेबल रहे। तो आफ्टर 30 days आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माई हाउस एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द 10 days ऑफ जापा इन माई होम। तो यही हुआ था। पहले 30 दिन मैं मम्मा के पास रही, उन्होंने मेरी पूरी देखभाल करी, खाना दिया समय से, सारी टेक केयर करी प्रणय की मेरी। और वहाँ कोई रूटीन था नहीं मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर सारा दिन मस्ती मजाक चलता था कि मतलब हम लोग लाइफ से हट गए थे। जो नॉर्मल लाइफ थी उससे बिल्कुल अलग ही लाइफ चल रही थी। वहाँ पर पूरी मस्ती भरे एक छोटी वाइब थी। हालांकि बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि प्रणय हर 2 घंटे में उठती थी, फीड मांगती थी। ऑब्वियसली एज अ मदर मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो उस समय में मेरे साथ थी, क्योंकि वो समय अगर प्रणय को मुझे अकेले संभालना पड़ता तो मैं नहीं कर पाती। स्टार्टिंग की कुछ रातें जैसे मुझे सोने की, मैं एक स्लीपिंग बर्ड हूँ, मेरे को सोना बहुत पसंद है तो मुझे रात को जब जागना पड़ रहा था ना तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीवरी दी थी तो हालांकि मेरी बॉडी पे ज़्यादा टोल नहीं था, मैं अच्छे से वॉक कर पाती थी, अच्छे से उठ पाती थी, लेकिन बॉडी तो वीक होती ही है जिससे रिकवर होने में 1 साल लग जाता है। और स्टार्टिंग के डेज तो सबके लिए ही डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो। तो मेरे लिए भी स्टार्टिंग के डेज बहुत ज़्यादा कठिन थे क्योंकि प्रणय उठती थी, उसको दूध बनाना देना था, रोती थी तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, मतलब मैं उसको रोना देख नहीं पाती थी। और
मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं नई नई मदरली वाइब्स आई थी और मैं प्रणय को मतलब ऐसा ऐसा बार बार महसूस होता था कि प्लीज़ इसे मत रोने दो, इसको जल्दी से फीड करा दो, क्योंकि प्रणय मेरा फीड नहीं ले रही थी, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही थी, वो लैच ही नहीं कर रही थी। तो उस तरह के भी मुझे इश्यूज आ रहे थे। इसकी वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी कि अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है। फ़िलहाल के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसमें मैं उसी के बारे में बात करूँगी, एक्सपीरियंस के बारे में। तो इनिशियली जो 1 मंथ था वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की केयर में गया और खुद को रिकवर करने में गया। डॉक्टर विजिट मेरे बहुत मिनिमल रहे, क्योंकि मेरे अंदर ना एक चीज़ है कि अगर कोई डॉक्टर ने मुझे कहा है ना कि इस दवाई को लो और ये ट्यूब का यूज़ करो, आप लगाओ इसे, तो मैं उस चीज़ को ना डिलीजेंटली करती हूँ। और उसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं कि मैं कोई भी दिन स्किप करना पसंद नहीं करती और उसके रिजल्ट्स फिर अच्छे ही आते हैं। तो अगर आपको भी कभी किसी डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को ना डिलीजेंटली फॉलो करो, तो आप जल्दी से उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे और आप अच्छा हेल्दी फील करेंगे, जो हम सब करना ही चाहते हैं। जब मैं वापस आ गई ना मेरे घर, तब मेरी असली हार्डशिप शुरू हुई, क्योंकि मम्मी के घर तो ऐसा होता था कि अगर मुझे सोना है तो प्रणय को कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता था कि अगर प्रणय रो रही है देन मुझे ही संभालना है। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करी है इस प्रोसेस में, वो आज भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पर एक क्या होता है ना कि एक बेबी की प्राइमरी टेकिंग हमेशा टेक केयर मदर ही करती है, और ये चीज़ उन्हीं को करनी है, बिकॉज फादर को तो बाहर जाके पैसे भी कमाने हैं, काम भी करना है, लेकिन जो मदर होती है ना वो अपने बेबी की इंस्टिंक्ट्स को जल्दी समझ पाती है, तो वो उसकी हमेशा प्राइमरी टेक केयर ही रहती है। और यही चीज़ हुई, क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैंने पहले अपना बिजनेस ही कर रही थी, तो मेरे लिए जो ये शिफ्ट एकदम से घर पे रहने वाला हुआ था, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा अलग था। फिर बेबी की केयर, और केयर में उसको नहलाना, उसके फीडिंग का ध्यान रखना, फिर घर के काम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने चाहिए। घर में बहुत सारे काम होते हैं और वो काम कभी नहीं ख़त्म होते, वो भी डेली रूटीन है जो हर रोज़ चलता ही है। तो वो वाले काम और वो सब कुछ इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है एक साथ कि मेरे को बहुत महीने लगे इस चीज़ को एज अ रूटीन ढालने में। हालांकि एक रूटीन तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि प्रणय की बॉटल में मॉर्निंग में वॉश करती हूँ, ताकि मेरे पास फुल स्टैक ऑफ बॉटल्स रहे। मैं स्टेरिलाइज कर देती हूँ उनको, फिर प्रणय के जो क्लोथ्स हैं उनको डेटॉल में वॉश कर देती हूँ। और प्रणय का एक फीडिंग टेबल मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर सारे प्रणय की चीज़ें होती है, तो मुझे उस तरह के इश्यूज़ प्रणय के साथ नहीं आए, बिकॉज मुझे ऑर्गेनाइजेशन पसंद है। तो मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट ने मेरे को बहुत हेल्प करा ड्यूरिंग दिस टाइम। अब मैं बताती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर हैविंग अ बेबी। तो जो पहले 3 महीने हैं ना, वो आपके बेबी के को ही डेडिकेटेड होगी। उसमें अगर आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करोगे देन यू विल हार्डली गेट अ डे, हार्डली गेट फ्यू आवर्स। हाँ, हालांकि लोग ये कहते हैं कि बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो, ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, जो होता भी है कि क्योंकि 3 महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत जल्दी निकल जाता है, बिकॉज आप भी एक रूटीन में ढल रहे होते हो, आप एक नई सोल के साथ ढल रहे होते हो, तो ये टाइम नहीं पता चलेगा कहाँ गया। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि खुद रोज़ नहाना, खुद को संवारना बहुत इम्पॉर्टेंट रहा मेरा इस दौरान, और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा रिजोनेंट फील कराया, क्योंकि हमें घर ही रहना पड़ता है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। इनिशियली 3 मंथ्स में बेबी को कफ हो सकता है, बेबी को वेदर से मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, धूल मिट्टी होती है बाहर, उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनिशियली 3 मंथ्स आपको घर में ही रहना पड़ता है, और जो कोई व्यक्ति बाहर काम करता हो ना उसके लिए तो और भी कठिन हो जाता है, जो कि मेरे लिए हुआ भी। लेकिन मैं खुद को एंगेज रखती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैं भागवत कथा सुनती थी घर में बैठ के। मैंने हमेशा जब भी मैंने उसको बॉटल फीडिंग करा है, मैंने मेक श्योर करा है कि मैं खुद भी कुछ ना कुछ सुनती रहूँ, जिससे मेरी सोल भी सेटिस्फाइड रहे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि
क्योंकि देखो, आपने एक नई सोल को बर्थ दिया है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप सिर्फ उसकी टेक केयर करके सेटिस्फाइड हो जाओगे। आप खुद भी तो एक सोल हो ना, आपको उसको ध्यान रखने के लिए खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब खुद का ध्यान रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो अपने लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। तो उस स्थिति में मैंने कोशिश करी कि जितना मुझे समय मिल रहा है ना, उस समय मैं अपनी सोल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं। हालांकि मैं अभी भी कहूँगी कि हो सकता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएँ, लेकिन ऑफ कोर्स आप जब भी अपने बेबी को देखोगे आप बहुत ज़्यादा खुश ही महसूस करोगे, क्योंकि पहले 3 महीने तो हर तरह से मुश्किल होते हैं। आपको नींद नहीं मिलती, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, आपको रेस्ट नहीं मिलता, आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक जो फियर होता है ना बेबी के होने के बाद, वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं जिसको, वो चीज़ आपको ना एकदम से बवंडर की तरह आती है। उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। ये एक्चुअली में ना एक फियर है, क्योंकि वो एक जो सोल है जो आपके अंदर से आपका पार्ट है, आपने उसको जन्म दिया है, तो आपका जो प्रोटेक्टिव नेचर, जो मदरली नेचर का अभी अभी जन्म हुआ है, वो फीलिंग्स की वजह से जो फियर आते हैं कि मेरी बेबी को कुछ हो ना जाए, या फिर जो नेगेटिव चीज़ें माइंड में चलती हैं कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये सब मदर्स के अंदर होती ही होती है और ये आपको महसूस होगी ही होगी। तो इससे डील करने के लिए ना मोस्टली आपको खुद को अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका सपोर्ट कर सके तो उससे ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, लेकिन सच बताऊं कि आप कितनी बार किसी के आगे रोना धोना करोगे, क्योंकि वो उस इमोशन से नहीं गुजर रहे हैं, आप उस इमोशन से गुजर रहे हो, और आप एक बहुत लंबे समय से उस इमोशन से गुजर रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ पहले 3 महीने फियर रहेगा, हो सकता है कि बाद के 3 महीने, मतलब 6 महीने तक आपको कॉन्स्टेंट वो फियर ऑफ नेगेटिव थिंग्स कैन हैपन वाला सिचुएशन हो सकता है। और अब ये इसकी इंटेंसिटी ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। किसी को सिंपली इतना फियर भी बहुत ज़्यादा लगेगा कि मेरा बच्चा गिर ना जाए, और ये कांस्टेंट फियर होता है, लेकिन किसी के लिए तो बहुत कुछ भी, क्योंकि माइंड है, माइंड तो किसी का भी कैसा भी हो सकता है, तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर्स भी हो सकते हैं। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने किसी पर्सन से बात करते रहो, अदरवाइज डू जर्नलिंग, ठीक है, लिखो। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख तो सकते हैं ना। तो मैं भी लिखने का सहारा लेती थी, और मैं तो जर्नलिंग हमेशा से करती ही आई हूँ। मेरे को डायरी में लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पार करने लग जाते हैं कई बार। तो मैं जर्नलिंग करती हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत या अपने माइंड में थॉट्स मेरे काम डाउन होते ही नहीं हो ना, उस सिचुएशंस में फिर मैं जर्नलिंग करती हूँ। हम इन चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे खुद को सवार हुआ या मेकअप करना फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, बट मत लेना। रीज़न भी, अगर आप बेबी को ही संवारते रहोगे और उसके मम्मा नहीं सुंदर दिखेगी, then how will you be enjoying that phase, है ना। क्योंकि यार वीडियोस बनाओ, फोटोज खींचो, वो बेबी का वो जो फेज है ना, ये जिस छोटा सा टाइनी सा ह्यूमन है, वो उस फेज में कभी होने ही नहीं वाला दोबारा। वो एक बार निकल गया ना तो वो निकल जाएगा, ये तो देखो फैक्ट है। तो इस स्थिति में आपको ज़रूर से ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए और अपनी वीडियोज़ खींचनी चाहिए। और जब आप बाद में उनको देखोगे, आप देखोगे कि यार अच्छी नहीं लग रही, मैं मुंह तो धो लेती या मैं मेकअप तो कर लेती। तो प्लीज़ वो चीज़ें ज़रूर करना, हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट जस्ट डू इट। मतलब मत सोचना कि हाय मैं थक कर ही हूँ, ये हो रहा है। ये 3 महीने रहने वाले, 3 महीने के बाद चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, क्योंकि बेबी की स्लीप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फीडिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा अपना काम करने को मिल जाते हैं। क्योंकि बेबी ना ज़्यादातर एक ही पोजीशन में रहता है, वो ना तो मूव करता है ना ज़्यादा हरकतें करता है। आपको ध्यान रखना है कि एक तो उसको रोज़ नहलाना है, ठीक है, दूसरी चीज़ आपने उनसे कॉन्वर्सेट करते रहना है, और तीसरी चीज़ कि आपको फीडिंग का ध्यान रखना है कि उसकी फीडिंग भी मिस ना हो और वो प्रॉपर फीड ले। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें पूरा दिन चला जाता है। वैसे वो एक बात है ना कि बच्चे की दिनचर्या पूरी करते करते माँ की दिनचर्या हो जाती है।
और ये बात सच ही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मैं उसके सारे दिन की काम निपटाते निपटाते मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और आज भी इसे होता है, और मतलब फर्स्ट डे से यही चल रहा है। वो आज 7 मंथ्स की हो चुकी है अब, और शी इज़ सो क्यूट, और वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि मेरा सारा दिन उसको संभालने में चला जाता है। मैं कभी एक काम ख़त्म करके आती हूँ तो उसका कोई दूसरा काम हो जाता है, फिर उसका तीसरा काम हो जाता है, चौथा काम हो जाता है। स्लीप तो उसका बहुत छोटा छोटा है, वो बहुत आधा घंटा सोती है, तो मेरा काम उसके साथ चलता ही रहता है। पूरा दिन उसके साथ मुझे टीम वर्क करना ही पड़ता है। नाउ आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है, जो हमारे जैसे 3 मंथ्स के बाद के जो 3 मंथ्स होंगे, जब बेबी 6 मंथ्स का होने वाला हो, तो वो कैसे होंगे? उस दौरान बेबी में ना चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा सा आपके साथ एंगेज करना शुरू कर देता है, स्माइल करने लग जाता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखने लग जाता है, और चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो फ़ोन का यूज़ आप नहीं करो उस दौरान उसके साथ, और जितना ज़्यादा हो सके अच्छी चीज़ें बेबी को सुनाओ। जैसे कोई भागवत कथा सुना दिया अपने बेबी को, कोई कहानियाँ सुना दो भगवान जी की। मतलब ज़्यादा उसको मटेरियलिस्टिक की तरफ ना ले जाते हुए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लेके जा सकते हो, क्योंकि अभी उसकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। आप उसे जो सुनाओगे वो वही सुनेगा। थोड़े बहुत गाने सुना दिए, उसके साथ डांस करो, गाना गाओ, मज़े करो। उसके लिए फीडिंग बनाने से भी बढ़कर बहुत चीज़ें हैं। क्या होता है ना, हम लोग ना रोबोट की तरह बस उसकी फीडिंग में लग जाते हैं और इंजॉय करना भूल जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कोशिश करो कि आप इस फेज में उसके साथ पूरा सा इंजॉय भी करें, और ये फेज बस ऐसे ही ना निकल जाए कि आप सिर्फ उसके सूसी पोटी साफ पीसते जा रहे हो। बस जस्ट डोंट लेट दिस फेज बी योर लाइक वर्स्ट फेज और समथिंग, बिकॉज क्योंकि अब इस पर तो हेट भी मिल सकती है मुझे कि मैं कह रही हूँ कि वर्स्ट फेज किसको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्स्ट फेज, बिकॉज सब लोग इतना काम नहीं कर सकते, सब लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकते। बट ऑब्वियसली वो आपका बेबी है, तो आप ये चीज़ करते हो। ये तो मदरली इंस्टिंक्ट ही इतना स्ट्रांग होता है कि आप अपने बेबी के लिए करते हो, और मैंने इसको बेस्ट बनाने की कोशिश करी है। मेरे 6 मंथ्स पढ़ने के साथ बहुत हार्डशिप वाले रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत रहे, बहुत मज़ा आता है उसके साथ, और मेरे को उसने बहुत कुछ सिखाया। I have learned a lot of things from her by taking care of her. मुझे समय की वैल्यू का पता चला, सच बताऊँ तो, क्योंकि हम अपने जीवन का कितना ज़्यादा समय बस यूँ ही गवा देते हैं फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए। लेकिन जब से मेरी लाइफ में प्रज्ञा आई है ना, मुझे पता लगा कि दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने सारे काम किए जा सकते हैं, कितना कुछ किया जा सकता है। आराम से बैठना क्या होता है, आराम से खाना क्या होता है। लाइफ बहुत स्लो हो जाती है बेबी के साथ, लेकिन बहुत फास्ट भी एट द सेम टाइम हो जाती है बेबी के साथ, और आपका लाइफस्टाइल भी बदल जाता है बेबी के साथ। तो मैंने मोस्टली अपना लाइफस्टाइल, मेरा तो टोटली चेंज हो चुका है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो बस अपना नहाना धोना करके ये सोचती हूँ कि अब प्रन्ने को नहलाना है, प्रन्ने की फीडिंग्स रेडी करनी है, क्योंकि अब उसने थोड़ा थोड़ा सॉलिड लेना शुरू कर दिया। हम लोग 6 मंथ्स के बाद सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं बेबी के, तो 6 मंथ्स के बाद अब उसने सॉलिड लेना शुरू कर दिया। तो उसके 3 मील्स हो गए हैं दिन में, तो वो 3 मील्स का ध्यान रखना है कि वो रोज़ बने, उसको वो अच्छे से खा रही है, उसको भूख नहीं लगे, उसका मतलब स्टमक ठीक है, हेल्थ इश्यूज ठीक है, उसका फीडिंग ठीक है, और वो खुश है, मस्त है, खेल रही है अपना। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आई ऑब्जर्व ऑन डेली बेसिस। और डॉक्टर विजिट्स मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं महीने में 2 से 3 बार डॉक्टर विजिट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी बड़े की गाइडेंस नहीं है। हालांकि हमारे पास सबके पास घर के नुस्खे होते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर विजिट प्रेफर कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती। मैं इंटरनेट से भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, बुक से भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेबी के बारे में ना सब पता हो मुझे पर्सनली, तो मैं तब जाके सेटिस्फाई होती हूँ कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक जो मैं बात करना चाहती हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर भी। वैक्सीनेशन तो उसकी जब बेबी होता है उसके 2 दिन बाद से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है बेबी का,
और वैक्सीनेशन इज़ मस्ट, उसको हर तरह का वैक्सीनेशन लगवाना, कोई भी एक वैक्सीन मिस मत करना। कुछ पैसों की बात है लेकिन उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, वो मिस मत करना। आप मुझे बताना कि आपको क्या किस चीज़ के बारे में ब्रीफ में वीडियो चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर ब्रीफ में चाहिए या डिटेल में चाहिए तो मुझे बताना। मैंने अपना जनरल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर, क्योंकि मैं बनाना चाहती थी इस पर मैं बात करना चाहती थी इस पर। अब मैं आपके साथ डिटेल में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि मैं प्रण के टेक केयर कैसे कर रही हूँ ऑन डेली बेसिस। पहले मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं वीडियो भी बना पाऊँ, लेकिन अब I have tried to manage to take out some time for videos as well। और मैं अदर टॉपिक्स पे भी बात करूँगी, जिसे मैंने बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड हूँ। तो कुछ टॉपिक्स जो मेरे पर्सनल रियलाइजेशंस होती हैं उनके बारे में मैं इस चैनल पर बात करूँगी। कुछ पॉडकास्ट भी मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगी, जनरली लाइफ से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। तो ये एक चैनल सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये एक कंप्लीट चैनल होने वाला है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों टॉपिक्स को टच करने की मैं कोशिश करूँगी, बहुत सारे पॉडकास्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। और आपके जो भी सजेशंस हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना वो आपकी मर्ज़ी। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे मेल कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी आपको रिप्लाई कर पाती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ी बहुत क्यूट वीडियोस भी डालती रहती हूँ, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और अब मैं मिलूँगी आपसे हमारी next video में, which will be on a very interesting topic. So bye, take care, my beautiful souls, bye.